सुबह की हल्की सी रोशनी हॉस्पिटल के लंबे कॉरिडोर में फैल रही थी। एंटीसेप्टिक की स्मेल और मशीन्स की हल्की बीप बीप की आवाज हवा में घुली हुई थी। अर्णव पूरी रात आईसीयू के गेट के बाहर कुर्सी पर बैठा रहा था। उसकी आंखों के नीचे हल्की सी सूजन थी, पर उसकी नजर एक पाल के लिए भी आईसीयू के दरवाजे से नहीं हटी। उसके हाथ आपस में जकड़े हुए थे, जैसे बस कंट्रोल में रहने की कोशिश कर रहा हो। वीर भी अब जग कर आ गया था। उसने भाई को देखा, बिना सोए, बिना हिले। भाई, आपने कुछ खाया भी नहीं, वीर ने धीरे से कहा। अर्णव ने बस उसकी तरफ देखा, फिर नजर वापस आईसीयू पर। पापा को होश आएगा तब। उसकी आवाज में थकान थी, पर डर उससे भी गहरा। तभी राजीव जी तेजी से वहां आए। उन्होंने अर्णव के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, हिम्मत रखो, प्रतापी स्ट्रॉन्ग आदमी है। अर्णव ने हल्की सी नजर उठाए। उसकी आंखों में लाचार सा दर्द था, पर आंसू नहीं। अर्णव रोता नहीं था, कभी नहीं। इतने में आईसीयू का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। तीनों एक साथ खड़े हो गए। डॉक्टर, पापा कैसे हैं? वीर ने घबराहट में पूछो। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। प्रतापी अभी डेंजर से बाहर है, लेकिन उनकी कंडीशन अभी भी क्रिटिकल है। हमें उन्हें आईसीयू में हाई रखना होगा। अगले 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पाल के लिए सब कुछ चुप हो गया। वीर ने आंखें बैंड करके शुक्र किया। राजीव जी ने हाथ जोड़ लिए। और अर्णव, उसने बस अपना सिर हल्का सा झुकाकर हाँ में हिला दिया। पर उसके अंदर तूफान चल रहा था। उसकी उंगलियां और कांस गई। जब डॉक्टर चले गए तो अर्णव धीरे से आईसीयू के ग्लास के पास गया। अंदर प्रतापी मशीन से जुड़े हुए थे, ऑक्सीजन मास्क, मॉनिटर्स। अर्णव ने ग्लास पर अपनी उंगली रख दी। पापा, आपने मुझे हमेशा सिखाया था कि डर को कभी दिखाना नहीं, उसने मन ही मन कहा, पर आज पहली बार मुझे डर लग रहा है। वीर ने पीछे से देखा। उसका स्ट्रांग, रूथलेस, सबको कंट्रोल में रखने वाला भाई आज बस एक बेटा था। राजीव जी ने धीरे से कहा, अर्णव, तुम घर जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो। मैं और वीर यहाँ है। अर्णव ने सीधा खड़े होते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। उसकी आवाज शांत थी, पर फाइनल। जब तक पापा यहाँ है, मैं भी यही हूँ। आईसीयू के अंदर मशीन की बीप चलती रही, और बाहर एक बेटा अपने पिता के लिए खड़ा था, टूटने के बाद भी ना टूटने वाला। दिल टूटना। आईसीयू के बाहर का माहौल अब थोड़ा संभाला हुआ था, पर टेंशन अभी भी हवा में घुली हुई थी। थोड़ी देर बाद लिफ्ट से तेजी से निकलती हुई नैनाजी वहां पहुंची। उनकी आंखों में पूरी रात की जागी हुई लालिमा थी। सरी का पल्लू बार बार हाथ में मुट्ठी बनाकर पकड़ रही थी। अर्णव, उनकी आवाज हल्की सी कांप गई। अर्णव तुरंत उनके पास गया। माँ, डॉक्टर ने कहा है पापा डेंजर से बाहर है, पर अभी आईसीयू में रहेंगे। नैनाजी ने आंखें बैंड करके भगवान का नाम लिया, फिर ग्लास के यूएस पार अपने पति को देखा, और उनकी आंखों से आंसू बह गए। वीर उनके पास खड़ा था। माँ, आप टेंशन मत लो, पापा स्ट्रॉन्ग है। अर्णव ने एक नजर वीर पर डाली, फिर शांत पर अथॉरिटी भरी आवाज में बोला, वीर, तुम घर जाओ। वीर तुरंत बोल पड़ा, नहीं भाई, मैं यही रहूंगा। अर्णव ने उसकी आंखों में सीधा देखा। वो नजर बिल्कुल सॉफ्ट नहीं थी, पर प्यार छुपा हुआ था। घर पर भी सबको संभालना है, माँ का कुछ संभालना है, और मीडिया को हैंडल करना है। तुम जाओ, ये ऑर्डर है। वीर चुप हो गया। यूज पता था, जब अर्णव स्टोन में बोलता है तो डिसीजन फाइनल होता है। वीर ने नैनाजी के पैर छुए, अर्णव को देखा, फिर धीरे से वहां से चला गया। ए फ्लैट कॉरिडोर में सिर्फ अर्णव, नैनाजी और राजीव जी बचे थे। राजीव जी हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज देख रहे थे, डॉक्टर से बात कर रहे थे, सिक्योरिटी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। अर्णव ने उन्हें कुछ पाल तक देखा, फिर उनके पास जाकर शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, राजीव अंकल, आप भी घर जाइए। राजीव जी तुरंत पलट गए। बिल्कुल नहीं बेटा, मैं यही हूँ। जब तक प्रतापी ठीक नहीं होते मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अर्णव के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बस आंखें थोड़ी और गहरी हो गई। यहाँ मैं हूँ, उसने धीरे पर पक्के लफ्जों में कहा। हॉस्पिटल फॉर्मेलिटीज मेन हैंडल कर लूंगा, सिक्योरिटी भी। आप रात से यहाँ हैं, घर जाइए। पर बेटा, अर्णव ने बीच में ही रोक दिया। उसने सीधा उनकी आंखों में देखा, वो लुक जिसमें जिम्मेदारी, कंट्रोल और एक साइलेंट कमांड था। प्लीज घर जाइए। फिर हल्का सा रुक कर, ये रिक्वेस्ट नहीं है। राजीव जी समझ गए।
उन्होंने एक पाल के लिए अर्णव को देखा। आज वो सिर्फ बेटा नहीं था, वो पूरा घर का सहारा बन चुका था। ठीक है, राजीव जी ने धीरे से कहा, पर अगर जरूरत हो तो मुझे तुरंत फोन करना। अर्णव ने बस सिर हिला दिया। राजीव जी चले गए। ए फ्लैट आईसीयू के बाहर सिर्फ अर्णव और नैनाजी थे। नैनाजी बेंच पर बैठी थी। अर्णव उनके पास खड़ा हो गया। रिद्धि ने भी प्यार से ऐड किया, प्लीज आप लोग टेंशन मत लीजिए, जैसे ही कोई बड़ी अपडेट होगी हम सबको बता देंगे। दोनों बहनें इतनी समझदारी से बात कर रही थी कि लोग भी समझ गए राजीव जी को अभी आराम की जरूरत है। धीरे धीरे सब वापस चले गए। घर में फिर से शांति छा गई। राजीव जी अपने रूम में जाकर बेड पर लेट गए। उनकी आंखें बैंड टू हो रही थी, पर दिमाग अभी भी हॉस्पिटल के आईसीयू के बाहर ही खड़ा था। खुशी चुपचाप बेड के पास बैठकर उनके पैर दबाने लगी। रिद्धि उनके सिरहने बैठकर धीरे धीरे उनके बालों में हाथ फेरने लगी। पापा थोड़ा सो जाइए, खुशी ने धीरे से कहा। हम यहीं हैं। राजीव जी ने आंखें खोली, दोनों बेटियों को देखा। उनकी उंगलियों का हल्का सा स्पर्श इतना सुकून दे रहा था कि जैसे पूरी दुनिया का बोझ हल्का हो रहा हो। उन्होंने धीरे से रिद्धि का हाथ पकड़ा और कहा, तुम दोनों मेरी ताकत हो। रिद्धि ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, तो फिर हीरो को थोड़ा रेस्ट लेना पड़ेगा ना। रूम में सिर्फ एसी की हल्की सी आवाज और अन तीनों की सांसें सुनाई दे रही थी। खुशी के हाथ की रिदम धीरे धीरे स्टेडी हो गई। रिद्धि के हाथ की हल्की सी गर्मी राजीव जी के माथा पर सुकून दे रही थी। और कुछ ही पाल में राजीव जी सच में सो गए। उनके चेहरे पर अब टेंशन की लकीरें थोड़ी हल्की थी। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर हल्की सी स्माइल कर दी। आज पहली बार उन्हें महसूस हुआ, पापा सिर्फ स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं, बल्कि थक जाने वाले इंसान भी है। और आज बेटियां उनका सहारा बन गई थी। पीला दिल 2 घंटे की थोड़ी सी नींद लेकर और दोपहर का खाना जल्दी जल्दी खत्म करके राजीव जी फिर से हॉस्पिटल के लिए निकल गए। गाड़ी के शीशे के बाहर शहर अपनी रफ्तार से चल रहा था, पर उनके मन में बस एक ही चिंता थी, प्रतापी की तबीयत। हॉस्पिटल पहुंचते ही उन्होंने देखा सब कुछ पहले जैसा ही था। आईसीयू के बाहर वही गहरी सन्नता, एंटीसेप्टिक की तेज स्मेल और बेचैन इंतजार। नैनाजी वही कुर्सी पर शांत बैठी थी, पर उनकी आंखों के नीचे के हल्के बता रहे थे कि रात उन्होंने भी जाग कर ही बिताई है। वहां पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सब नैनाजी से मिलने और हाल चाल लेने आए थे, कुछ जरूरी बातें भी करनी थी। लेकिन आईसीयू के बाहर खड़े अर्णव की मौजूदगी, उसका खामोश सख्त चेहरा और उसके आसपास का वो दबदबा ऐसा था कि कोई भी सीधा आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अर्णव हाथ बांधे खड़ा था, नजर सीधी सामने, जैसे हर चीज पर उसकी पकड़ हो। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ हिफाजत और गुस्सा था, किसी भी गलत हरकत या बेकार सवाल पर फट पड़ने को तैयार। कार्यकर्ता एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, धीरे धीरे फुसफुसा कर बात करते हुए, ए फ्लैट क्या करें? मीडिया भी बाहर है, मैडम से बात करनी जरूरी है। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और राजीव जी तेज कदम से बाहर आए। उन्हें देखते ही सबके चेहरे पर एक अलग सी राहत आ गई, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में रोशनी जला दी हो। पार्टी वर्कर्स तुरंत सीधे खड़े हो गए। राजीव जी आ गए। राजीव जी ने सबको शांत नजर से देखा, फिर सीधा नैनाजी के पास जाकर धीरे से पूछो, ए फ्लैट कैसी तबीयत है? नैनाजी ने बस हल्का सा सिर हिला दिया, डॉक्टर कह रहे हैं अभी स्टेबल है, पर देखते हैं। राजीव जी ने अर्णव की तरफ देखा। दोनों की आंखें मिली, बिना शब्दों के एक समझ थी। अर्णव ने बस इतना कहा, मैं यहीं हूं। राजीव जी ने धीरे से पार्टी वर्कर्स की तरफ मुड़कर कहा, आप लोग टेंशन ना लें। यहाँ हॉस्पिटल है, शोर या भीड़ की जरूरत नहीं। जो जरूरी बात है मुझसे करें। उनके बोलने का अंदाज शांत था, पर अथॉरिटी से भरा हुआ। ए फ्लैट जो बात अर्णव के खौफ में दब गई थी, वो राजीव जी की मौजूदगी में संभाल कर सामने आने लगी। आईसीयू के बाहर का माहौल अब भी भारी था, पर राजीव जी के आने से सबको लगा कि सिचुएशन कंट्रोल में है। और अर्णव, वो अब भी वही खड़ा था, पर उसकी नजर थोड़ी नरम पड़ चुकी थी, क्योंकि अब जिम्मेदारी का बोझ वो अकेला नहीं उठा रहा था। आईसीयू के बाहर का माहौल पहले ही भारी था, ऊपर से इलेक्शन का दबाव। सब कार्यकर्ता चुप, पर उनमें से एक, जो पूरे इलेक्शन कैंपेन की जिम्मेदारी संभाल रहा था, हिम्मत करके आगे बढ़ा। उसने धीरे से हाथ जोड़कर कहा, राजीव जी, एक जरूरी बात थी। राजीव जी ने उसकी आंखों में सीधा देखा, हाँ बोलो। वो आदमी थोड़ा हिचकिचाया,
फिर बोला, कल नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख है। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, पर प्रतापी की हालत आप देख ही रहे हैं। अगर उन्होंने कल तक साइन नहीं किया या फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो पाए तो सीट हाथ से निकल सकती है। ये सुनकर आसपास खड़े सब लोग और ज्यादा बेचैन हो गए। ए फ्लैट क्या करें? ऑपोजिशन इंतजार में बैठी है। मीडिया को खबर लग गई तो राजीव जी कुछ पाल चुप रहे। उनका चेहरा शांत था, पर दिमाग तेजी से चल रहा था। डॉक्टर ने क्या कहा है? उन्होंने सीधा सवाल किया। डॉक्टर राजीव जी ने जब नैनाजी को पूरी बात समझाई तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। कल आखिरी तारीख है, राजीव जी ने धीरे से कहा। अगर नॉमिनेशन फाइल नहीं हुआ तो सीट सीधा ऑपोजिशन के हाथ चली जाएगी। नैनाजी की आंखें तुरंत आईसीयू के ग्लास की तरफ उठ गई। अंदर प्रतापी मशीन से जुड़े हुए थे, सांसें चल रही थी पर कमजोर। वो इस हाल में कैसे जा सकते हैं? उनकी आवाज टूट गई। डॉक्टर ने माना किया है और अगर जबरदस्ती ले गए तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। राजीव जी ने हाँ में सिर हिलाया। मैं भी यही सोच रहा हूँ। उनकी तबीयत पहले है, पर राजनीति किसी का इंतजार नहीं करती। नैनाजी ने दोनों हाथ जोड़कर माथा पकड़ लिया। ना वो खुद लड़ सकते हैं, ना मैं इस हालत में इलेक्शन का बोझ उठा सकती हूँ। मैं कभी पब्लिक स्टेज पे आई भी नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। राजीव, उनकी आंखों में आंसू आ गए, पर वो संभल गई। उन्होंने पूरी जिंदगी इस क्षेत्र के लिए दे दी और अब जब वक्त आया है, सब कुछ हाथ से फिसल रहा है। राजीव जी कुछ पाल चुप रहे। उनके चेहरे पर पहली बार परेशानी साफ नजर आ रही थी। एक रास्ता है, उन्होंने धीरे से कहा। पार्टी हाईकमान से बात करके इमरजेंसी कैंडिडेट अनाउंस करना पड़ेगा। ऐसा नाम जो प्रतापी की जगह लोगों को एक्सेप्ट हो और जो उनकी विरासत को आगे बढ़ा सके। नैनाजी ने बेचैन नजर से पूछा, पर कौन? कॉरिडोर के दूसरे कोने पर अर्णव खड़ा था, सब कुछ सुन रहा था, पर खामोश। नैनाजी की नजर भी यूएस पर जाकर रुक गई, पर तुरंत उन्होंने अपनी आंखें झुका ली। वो कभी नहीं मानेगा, उन्होंने धीरे से कहा। उसने हमेशा राजनीति से दूर रहना चाहा है। राजीव जी ने गहरी सांस ली। पर कभी कभी वक्त इंसान को वही जिम्मेदारी दे देता है जिससे वो सबसे ज्यादा भागता है। नैनाजी का दिल और भारी हो गया। एक तरफ पति आईसीयू में जिंदगी से लड़ रहे थे, दूसरी तरफ उनकी सालों की मेहनत, उनका नाम, उनका सपना दांव पर था। मैं उनकी जगह कैसे फैसला ले सकती हूँ? नैनाजी की आवाज फिर भर आए। अगर वो होश में होते तो क्या करते? राजीव जी ने धीरे से कहा, वो अपने क्षेत्र को अकेला नहीं छोड़ते। ये शब्द हवा में गूंज गए। आईसीयू मशीन की बीप बीप कॉरिडोर की खामोशी को तोड़ रही थी। नैनाजी ने आंखें बंद कर ली। उनके पास वक्त बहुत कम था और फैसला बहुत बड़ा। नैनाजी ने एक पाल के लिए सोचा था कि वीर का नाम नॉमिनेशन के लिए लिख दिया जाए, पर अगले ही पाल उन्होंने खुद को रोक लिया। वीर अभी छोटा था, उससे राजनीति में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। वो अभी तक सिर्फ अपनी पढ़ाई, अपने सपनों और अपनी सीधी सारी दुनिया में खुश था। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा दाव, ये सब संभालना उसके बस की बात नहीं थी। नैनाजी ने गहरी सांस ली। उनके दिल में डर भी था और मजबूरी भी। प्रतापी की तबीयत ऐसी नहीं थी कि वो खुद इलेक्शन लड़ सके, और वो खुद भी इस हालत में सब कुछ हैंडल नहीं कर पा रही थी। हर तरफ से प्रेशर बढ़ता जा रहा था। आखिरकार उन्होंने राजीव जी से मशवरा किया। राजीव जी ने भी शांत रहकर हर पहलू पर सोचा, फिर धीरे से कहा, इस वक्त हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो समझदार हो, जिम्मेदार हो और जिसके ऊपर लोगों का भरोसा हो। नैनाजी ने उनकी आंखों में देखा। दोनों के जहन में एक ही नाम था, अर्णव। नाम जुबान पर आते ही जैसे फैसला साफ हो गया। अर्णव में समझ भी थी, हिम्मत भी, और सबसे बड़ी बात, उसने हमेशा परिवार और लोगों के लिए खुद को आगे रखा था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद नैनाजी ने धीरे से कहा, शायद अब वक्त आ गया है अर्णव से बात करने का। उनके दिल में उम्मीद भी थी और चिंता भी। पता नहीं अर्णव क्या फैसला करेगा, पर अब यही एक रास्ता बचा था। नैनाजी धीरे कदम से अर्णव के पास गई। आईसीयू के बाहर खड़े अर्णव के चेहरे पर थकान भी थी और टेंशन भी। अर्णव, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। नैनाजी ने हल्का सा हाथ उसके कंधे पर रखा। अर्णव ने तुरंत उनकी आंखों में देखा। जी माँ। वो दोनों चुपचाप एक खाली रूम में चले गए। दरवाजा बैंड होते ही जैसे हवा भी भरी सी लगने लगी। नैनाजी ने बिना घुमाए सीधा मुद्दा रखा।
उन्होंने प्रतापी की हालत, पार्टी का प्रेशर, कार्यकर्ताओं की उम्मीदें, सब कुछ डिटेल में बताया। फिर हल्की सी रुक कर बोली, हमने सोचा था वीर का नाम दे दें, पर वो अभी छोटा है, यूज राजनीति में इंटरेस्ट भी नहीं है, और मैं ये सब अकेली नहीं संभाल पाऊंगी। उनकी आवाज हल्का सा भर गई। इसलिए हमने सोचा अगर तुम चाहो तो। बात अधूरी छोड़कर उन्होंने अर्णव की तरफ देखा। उनकी आंखों में उम्मीद थी, बहुत बड़ी उम्मीद। अर्णव एकदम चुप हो गया। उसके दिमाग में एक तरफ लंदन का उसका एस्टैब्लिश्ड बिजनेस, उसकी मेहनत से खड़ी की हुई जिंदगी, उसके सपने सब फ्लैश हो रहे थे, और दूसरी तरफ पापा की इज्जत, उनका नाम, उनकी पूरी जिंदगी की कमाई हुई रेप्यूटेशन और परिवार की जिम्मेदारी। मैं कैसे डिसाइड करूं माँ? उसने धीरे से कहा। मेरी पूरी लाइफ वहां सेट है, पर पापा। उसकी आवाज में दर्द साफ था। नैनाजी उसके पास आकर खड़ी हो गई। बेटा, हम तुम पर जबरदस्ती नहीं कर रहे, ये तुम्हारी जिंदगी है, पर कभी कभी वक्त हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करता है जहां से सिर्फ हिम्मत ही रास्ता दिखाती है। रूम में गहरी खामोशी छा गई। कुछ पाल बाद अर्णव ने आंखें बैंड करके गहरी सांस ली। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए माँ, मैं अभी फैसला नहीं कर पा रहा। नैनाजी ने उसकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर हल्का सा दुख था, पर समझ भी थी। ठीक है बेटा, उन्होंने सिर हिला दिया। जितना वक्त चाहिए ले लो, पर नॉमिनेशन की लास्ट डेट पास है। इतना कहकर वो धीरे से रूम से बाहर निकल गई। अर्णव वही अकेला रह गया। एक तरफ उसका फ्यूचर और दूसरी तरफ उसका फर्ज, और दोनों में से एक को चुनना ही था। सिग्नल पर कार रुकते हाय अर्णव ने स्टीयरिंग को जोर से पकड़ लिया। दिल्ली का शोर, हॉर्न्स की आवाज, लोगों की भीड़, सब यूजुअल था, पर उसके अंदर तूफान चल रहा था। हॉस्पिटल की सिक्योरिटी चेक करके वो राजीव जी और वीर को वहीं छोड़ आया था, लेकिन उसका दिल वहीं आईसीयू के बाहर अटका हुआ था। इंजन बैंड था, पर उसका दिमाग नहीं। उससे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। घर जाए, हॉस्पिटल वापस जाए, या बस ड्राइव करता रहे। तभी टैन मंदिर की घंटी की आवाज उसके कानों में पड़ी। ट्रैफिक के बीच एक छोटा सा पुराना मंदिर था। आरती चल रही थी। हवा के साथ अगरबत्ती की हल्की सी खुशबू भी कार तक आ रही थी। अर्णव ने आंखें बैंड कर ली। वो इंसान जो कभी भगवान पर बिलीव नहीं करता था, जो हर चीज को कंट्रोल में रखने वाला प्रैक्टिकल, कोल्ड माइंडेड बिजनेसमैन था, आज उससे वो घंटी की आवाज में अजीब सा सुकून मिल रहा था। उसने धीरे से अपने आप से कहा, मैं भगवान में बिलीव नहीं करता, पर अगर तुम हो तो इस बार मेरी फैमिली को बचा लो। उसकी आवाज हल्का सा भर आए। सिग्नल ग्रीन हो गया। पीछे से गाड़ियों ने हॉर्न बजाना शुरू किया, पर अर्णव ने कार साइड में लगा दी। कुछ सेकंड्स तक वो मंदिर को देखता रहा, फिर बिना सोचे समझे कार से उतर गया। सिग्नल ग्रीन हो चुका था। पीछे से गाड़ियों के हॉर्न बज रहे थे, पर अर्णव अभी भी एक पाल के लिए वही खड़ा था, उस मंदिर को देखता हुआ। उसके चेहरे पर पहली बार बेचैनी के साथ एक हल्का सा सुकून भी था, जैसे किसी ने उसके दिल पर हाथ रख कर कहा हो, सब ठीक होगा। फिर अचानक उस होश आया। उसने स्टीयरिंग पकड़ी, एक गहरी सांस ली और कार आगे बढ़ा दी। उस बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस मंदिर की घंटी ने उसका दिल शांत किया, उसी वक्त वहां एक और फैमिली भी दुआ मांगने आ रही थी। सिग्नल ग्रीन हो चुका था। अर्णव ने एक बार फिर मंदिर की तरफ देखा, जैसे दिल का कोई हिस्सा वहीं छूट रहा हो। फिर वो कार आगे बढ़ा देता है। उससे बिल्कुल पता नहीं था कि कुछ हाई मिनट बाद उसी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने वाली है। खुशी ऑटो मंदिर के बाहर रुकता है। खुशी नीचे उतरती है। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका है टेंशन से। साथ में सुशीला जी और रिद्धि है। ये तीनों यहाँ आए हैं प्रतापी की तबीयत के लिए दुआ मांगने। प्रतापी जो उनके लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर या परिवार का मेंबर नहीं, बल्कि घर का सहारा, एक जिम्मेदार और अपनों जैसा इंसान है। सुशीला जी धीरे से कहती है, भगवान उन्हें जल्दी ठीक कर दें। खुशी चुप रहती है, पर उसके दिल में अजीब सी घबराहट है, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। मंदिर के अंदर घंटी जोर से बज रही है। खुशी आंखें बैंड करती है। भगवान, प्रतापी को कुछ नहीं होना चाहिए। अन पर इतनी जिम्मेदारियां हैं, घर, लोग, इलेक्शन। उन्हें हिम्मत दो, उन्हें ठीक कर दो। उसकी आवाज धीरे धीरे भर आती है। रिद्धि भी चुपचाप रो रही है। सुशीला जी दोनों को अपने पास कर लेती है। उसी मूर्ति के सामने कुछ ही देर पहले अर्णव भी खड़ा था। वही बेचैनी, वही डर, वही दुआ, पर दोनों अनजान।
मंदिर के बाहर से एक ब्लैक कार तेज निकलती है। खुशी पाल भर के लिए यूएस तरफ देखती है। दिल अजीब सा फील करता है, पर वो इग्नोर कर देती है। जैसे किस्मत उन्हें एक ही जगह लाकर खड़ा कर रही हो। पर मिलाने का वक्त अभी लिखा ही नहीं। अर्णव का दिल पहले से ही बोझल था। आईसीयू के बाहर खड़ा वो खुद से ही लड़ रहा था। लंदन का एम्पायर, सालों की मेहनत, उसकी अपनी पहचान, और दूसरी तरफ पापा की इज्जत, उनका सपना, उनकी जिम्मेदारियां। तभी उसका फोन बजा। अभिमान कॉलिंग। हेलो। अर्णव की आवाज थोड़ी थकी हुई थी। प्रताप अंकल कैसे हैं? अभिमान ने सीधा सवाल किया। अर्णव ने गहरी सांस ली और सब कुछ बता दिया। हॉस्पिटल की टेंशन, नैनाजी की उम्मीद भरी नजरें, और इलेक्शन की उलझन। यार समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? लंदन छोड़ दूं या पापा का सपना छोड़ दूं? उसने धीरे से कहा। फोन के दूसरी तरफ कुछ पाल की खामोशी छा गई। फिर अभिमान बोला, तू जो भी फैसला लेगा ना अर्णव, मैं तेरे साथ हूं। पर कॉल खत्म हुआ, पर बेचैनी अब भी वैसी ही थी। अर्णव हॉस्पिटल के बाहर सड़क के किनारे जाकर खड़ा हो गया। रात की हल्की हवा चल रही थी, पर उसके अंदर तूफान था। तभी एक छोटी सी बच्ची, 6 to 7 साल की, छोटे कदम भारती हुई उसके पास आए। उसके हाथ में प्रसाद था। उसने बिना कुछ कहे अर्णव का हाथ पकड़ा और अपने छोटे से हाथ से प्रसाद उसकी पल्म में रख दिया। अर्णव एक पाल के लिए हैरान रह गया। तभी पीछे से एक बुद्धि सी दादी दौड़ते हुए आए। माफ करना बेटा, बच्ची है, परेशान कर दिया होगा। अर्णव ने हल्का सा सिर हिला दिया। नहीं आंटी, कोई बात नहीं। उसने एक फिक्की सी स्माइल दी, जो उसके दर्द को छुपा नहीं पाए। दादी ने उसकी आंखों में देखा, जैसे सब समझ गई हो। बेटा, जब दिल और दिमाग के बीच जंग हो ना, वो धीरे से बोली, तो हमेशा दिल की सुननी चाहिए। दिमाग हिसाब लगाता है, पर दिल कभी गलत रास्ता नहीं दिखाता। ये शब्द सीधा अर्णव के अंदर तक उतर गए। उसने अपनी बैंड मुट्ठी खोली, प्रसाद को देखा और आंखें बैंड करके पापा का चेहरा याद किया, उनकी उम्मीदें, उनका गर्व। अगले ही पाल उसने फोन निकला। माँ, उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा साफ थी। मेन इलेक्शन लड़ूंगा। पापा का सपना अधूरा नहीं रहेगा। अस्पैल जैसे उसके अंदर का सारा कंफ्यूजन खत्म हो गया। दिमाग शायद अब भी सवाल पूछ रहा था, पर दिल ने अपना फैसला सुना दिया था। सुबह का वक्त था। मंदिर में हल्की सी धूप घंटी की आवाज के साथ घुल रही थी। खुशी, सुशीला जी और रिद्धि तीनों ने मिलकर प्रतापी की सेहत और उनकी लंबी उम्र के लिए स्पेशल पूजा रखी थी। खुशी ने आंखें बैंड करके हाथ जोड़े। भगवान जी, प्रतापी को जल्दी ठीक कर दो। उनकी तबीयत फिर से पहले जैसी हो जाए, घर में सब ठीक हो जाए। उसकी आवाज में सच्ची चिंता थी, एक बेटी जैसा प्यार और एक परिवार के सदस्य की फिक्र। सुशीला जी शांत थी, पर उनके चेहरे पर भी टेंशन साफ दिख रही थी। रिद्धि ने दिया संभालते हुए मन ही मन प्रार्थना की, बस सब ठीक हो जाए। पूजा के बाद पंडित जी ने प्रसाद दिया। खुशी ने अपने हाथों से प्रतापी के नाम का प्रसाद चढ़ाया, फिर धीरे धीरे सब में बांटना शुरू किया। मंदिर में खड़े लोग एक एक करके प्रसाद ले रहे थे। तभी वही छोटी सी बच्ची, चमकती आंखों वाली, आगे बढ़ी। दीदी, मुझे भी, उसने मासूम सी आवाज में कहा। खुशी झुककर मुस्कुराई और सबसे पहला प्रसाद यूएस बच्ची के हाथ में रखा। बच्ची ने प्रसाद लिया, पर खुद खाने के बजाय उसने अपनी छोटी सी मुट्ठी बैंड कर ली। सुशीला जी ने प्यार से पूछा, बेटा, खाओगी नहीं? बच्ची ने सीधा जवाब दिया, ये मैं एक भैया को देने वाली हूँ, जो बहुत उदास थे। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, बिना कुछ कहे, जैसे सब समझ गए। और वही प्रसाद, वही पहला टुकड़ा, मंदिर से निकलकर हॉस्पिटल के बाहर अर्णव के हाथ तक पहुंच गया। जैसे मंदिर की प्रार्थना खुशी के हाथों से निकलकर उस बच्ची के जरिए सीधा अर्णव के दिल तक पहुंच गई हो। किसी को नहीं पता था कि इस मासूम के हाथ का दिया हुआ प्रसाद ही अर्णव के फैसले को साफ कर देगा। कभी कभी भगवान सीधा जवाब नहीं देते, वो बस किसी को जरिया बना देते हैं। उस दिन शाम को जब राजीव जी घर वापस आए, तो उनके चेहरे पर अजीब सी थकान और चिंता साफ दिख रही थी। उनका हमेशा कॉन्फिडेंट और शांत रहने वाला चेहरा आज मुरझाया हुआ था। सुशीला जी ने जैसे ही उन्हें देखा, तुरंत समझ गई कि बात सीरियस है। राजीव जी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? उन्होंने धीरे से पूछो। राजीव जी ने अपना कुर्ता का बटन हल्का सा खोला, सोफा पर बैठ गए और गहरी सांस भरी।
नॉमिनेशन वाली बात, सिचुएशन बिगड़ गई है, उन्होंने धीरे से कहा। सुशीला जी का दिल एक पाल के लिए रुक सा गया। क्या मतलब? राजीव जी ने सारी बात बता दी, कैसे प्रतापी की तबीयत की वजह से वो नॉमिनेशन फाइल नहीं कर सकते और वक्त बहुत कम है। पार्टी के लोग प्रेशर बना रहे हैं, ऑपोजिशन मौके का फायदा उठाना चाहती है। ए फ्लैट समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा। राजीव जी ने माथा पकड़ कर कहा। ना प्रतापी की तबीयत ठीक है, ना घर के किसी और ने कभी इलेक्शन लड़ने के बारे में सोचा, वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। सुशीला जी चुपचाप उनकी बात सुनती रही। उन्होंने पानी का ग्लास उनके हाथ में दिया। चिंता करने से हाल नहीं निकलेगा, उन्होंने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा। कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। परिवार इतनी मुश्किलें साथ में झेल चुका है, ये भी निकल जाएगी। राजीव जी ने उनकी तरफ देखा, उनकी आंखों में डर था, पर साथ ही जिम्मेदारी का बोझ भी। बस डर यही है, कहीं गलत फैसला ना हो जाए, क्योंकि इस बार सिर्फ राजनीति का सवाल नहीं है, परिवार की इज्जत का भी सवाल है। रूम में गहरी खामोशी छा गई और दोनों के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था। ए फ्लैट आगे क्या होगा? जब अर्णव ने आखिरकार अपनी मां, नैना जी, को इलेक्शन लड़ने के लिए हाँ कह दी, तो जैसे घर की हवा ही बदल गई। नैना जी एक पाल के लिए उस बस देखती रह गई, उन्हें शायद यकीन ही नहीं हुआ कि अर्णव मान गया है। सच कह रहा है ना, बेटा? उनकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। अर्णव ने धीरे से सिर हिला दिया। अगर ये घर की इज्जत और पापा का सपना बचाने का एक ही रास्ता है, तो हम ये इलेक्शन लड़ेंगे। मैं आपके साथ हूँ, माँ। बस इतना सुनते ही नैना जी की आंखों में आंसू आ गए, दुख के नहीं, राहत और खुशी के। जो बोझ इतने दिनों से उनके दिल पर था, वो एक पाल में हल्का हो गया। भगवान तेरा भला करे, अर्णव, उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा। मुझे पता था तू परिवार के लिए कभी पीछे नहीं हटेगा। उनकी सारी चिंता जैसे धीरे धीरे पिघल गई। ए फ्लैट उन्हें लग रहा था कि सब ठीक हो जाएगा। प्रतापी का सपना अधूरा नहीं रहेगा। पार्टी को सहारा मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, परिवार टूटने से बच जाएगा। अर्णव के चेहरे पर अभी भी हल्का सा टेंशन था। लंदन का बिजनेस, उसकी अपनी जिंदगी, उसकी जिम्मेदारियां, सब कुछ दांव पर लग सकता था। पर जब उसने अपनी मां के चेहरे पर इतनी सालों बाद इतनी साफ खुशी देखी, तो यूज लगा शायद उसने सही फैसला लिया। फिर अचानक उन्होंने अपने आंसू पोंछे और थोड़ा संभालते हुए बोली, मैं अभी राजीव जी को बता देती हूँ और तैयारी शुरू करवाती हूँ। वक्त बहुत कम है, एक पाल भी जाया नहीं करना। उनकी आवाज में अब डर नहीं था, एक नई हिम्मत थी। अर्णव ने उन्हें देखा, उससे पता था कि ये फैसला आसान नहीं होगा। आगे मुश्किलें होंगी, ऑपोजिशन भी चुप नहीं बैठेगी, पर अब नैना जी की आंखों में जो उम्मीद थी, वो सबसे बड़ी ताकत थी। घर में पहली बार इतने दिनों बाद महसूस हो रहा था कि सब कुछ ठीक हो सकता है। और नैना जी तुरंत फोन लेने के लिए बढ़ गई, राजीव जी को ये खुशखबरी देने और एक नई लड़ाई की तैयारी शुरू करने। देर रात का वक्त था। घर में सब सो चुके थे, लेकिन राजीव जी अपने स्टडी रूम में बैठे पार्टी के कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स चेक कर रहे थे। टेबल लैंप की हल्की सी रोशनी उनके चेहरे पर गिर रही थी और उनकी आंखों में थकान साफ दिख रही थी, पर जिम्मेदारी उन्हें आराम नहीं करने दे रही थी। तभी अचानक उनका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखते ही उनका दिल एक पाल के लिए रुक सा गया। नैना जी कॉलिंग। उन्होंने तुरंत कॉल उठाया। जी नैना जी। दूसरी तरफ से नैना जी की आवाज में हल्का सा एक्साइटमेंट और सुकून था। राजीव जी, अर्णव तैयार हो गया है इलेक्शन के लिए। कल हाई नॉमिनेशन फाइल करवा दीजिए, सारी तैयारी शुरू करवा दीजिए। एक पाल के लिए राजीव जी चुप हो गए, जैसे उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही ना हो। इतने दिनों की चिंता, टेंशन, उलझन, सब एक ही पाल में हल्का हो गया। सच, नैना जी? उनकी आवाज में खुशी साफ झलक रही थी। हाँ, उसने हाँ कर दी है। राजीव जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे बोझ उतर गया हो। जी, मैं अभी सब अरेंज करता हूँ। कॉल कट होते ही उनका थका हुआ चेहरा पूरी तरह से बदल गया। ए फ्लैट उनकी आंखों में नई उम्मीद थी। वो तुरंत अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। एक के बाद एक फोन कॉल्स शुरू हो गए। पार्टी वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस, डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के ऑर्डर्स, नॉमिनेशन पेपर्स की फाइनल चेकिंग, सब कुछ तेजी से होने लगा। रात के 1 बज रहे थे, लेकिन राजीव जी के लिए अब नींद का कोई मतलब नहीं था। उनके दिल में बस एक ही बात चल रही थी, अर्णव ने जिम्मेदारी संभाल ली,
राजीव जी ने बिना वक्त गवाए तुरंत पार्टी के मेन स्टाफ को कॉन्फ्रेंस कॉल पर ले लिया। उनकी आवाज में अब पहले वाली थकान नहीं, बल्कि एक मजबूत फैसले की ताकत थी। सब लोग ध्यान से सुनिए। कल सुबह अर्नव जी का नॉमिनेशन फाइल होगा। सारी अरेंजमेंट्स परफेक्ट होनी चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। दूसरी तरफ से जी सिर की आवाजें आने लगी। उन्होंने अलग अलग जिम्मेदारियां बांट दी। डॉक्यूमेंट्स टीम को फाइनल वेरिफिकेशन का ऑर्डर, मीडिया कोऑर्डिनेशन टीम को लिमिटेड इंफॉर्मेशन रेडी रखने को कहा और ग्राउंड वर्कर्स को सुबह से ही ऑफिस और नॉमिनेशन सेंटर पर मौजूद रहने को बोला। फिर उनकी आवाज थोड़ी और सख्त हो गई। सिक्योरिटी सबसे ज्यादा टाइट होनी चाहिए। एक्स्ट्रा गार्ड्स अरेंज कीजिए। पुलिस कोऑर्डिनेशन भी कंफर्म हो। मुझे कोई रिस्क नहीं चाहिए। सबको क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिल चुके थे। कॉल खत्म करने के बाद राजीव जी ने एक पाल के लिए आंखें बैंड की। दिल में सुकून था, लेकिन साथ हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ भी। उन्हें पता था कल का दिन सिर्फ नॉमिनेशन का नहीं, बल्कि गुप्ता परिवार और पार्टी के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत होगा। और इस बार सब कुछ परफेक्ट होना ही चाहिए। अगली सुबह हॉस्पिटल के कॉरिडोर में हल्की सी डिसइंफेक्टेंट की खुशबू थी और माहौल अब भी सीरियस था। अर्नव सीधा आईसीयू के बाहर रुक गया। एक पाल के लिए उसने गहरी सांस ली, फिर धीरे से अंदर गया। प्रतापी बैड पर्दा, कमजोर जरूर, लेकिन आंखों में वही पुरानी गरिमा और हिम्मत थी। अर्नव उनके पास जाकर खड़ा हो गया। उसने अगली सुबह हॉस्पिटल के कॉरिडोर में हल्की सी डिसइंफेक्टेंट की खुशबू थी और माहौल अब भी सीरियस था। अर्नव सीधा आईसीयू के बाहर रुक गया। एक पाल के लिए उसने गहरी सांस ली, फिर धीरे से अंदर गया। प्रतापी बैड पर्दा, कमजोर जरूर, लेकिन आंखों में वही पुरानी गरिमा और हिम्मत थी। अर्नव उनके पास जाकर खड़ा हो गया। उसने बिना कुछ कहे उनके हाथ अपने हाथों में लिए और झुककर उनके पैर छू लिए। पापा, आपका आशीर्वाद चाहिए, उसने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा। प्रतापी ने हल्का सा हाथ उठाकर उसके सिर पर रख दिया। उनकी आंखों में फक्र था, जैसे कह रहे हो, मुझे तुम पर भरोसा है। अर्नव की आंखों में एक पाल के लिए नमी आ गई, लेकिन उसने तुरंत अपने इमोशंस को संभाल लिया। आईसीयू से बाहर निकलते ही उसका चेहरा फिर से सीरियस हो गया। उसने पूरे हॉस्पिटल की सिक्योरिटी पर्सनली चेक की, एंट्री पॉइंट्स, गार्ड्स की प्लेसमेंट, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, सब कुछ। वीर, तुम यहीं रहोगे। पापा के आसपास सिक्योरिटी डबल रहनी चाहिए, अर्नव ने सख्ती से कहा। वीर ने तुरंत सिर हिला दिया। टेंशन मत लो भाई, मैं हूं ना। कुछ ट्रस्टेड बॉडीगार्ड्स को वहां तैनात करके अर्नव वहां से सीधा घर के लिए निकल गया। घर पहुंचते ही वो अपने रूम में गया। शावर के नीचे खड़े होते ही जैसे रात भर का स्ट्रेस पानी के साथ बहने लगा। लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, आज से सब कुछ बदलने वाला है। रेडी होके जब वो मिरर के सामने खड़ा हुआ, ब्लैक सूट, परफेक्टली सेट हेयर, आंखों में ठंडी सी डिटर्मिनेशन। उसने अपने रिफ्लेक्शन को गौर से देखा। ये सिर्फ इलेक्शन नहीं है, पापा की इज्जत, परिवार का नाम, सब दाव पर है, उसने धीरे से खुद से कहा। एक पाल के लिए उसने अपनी मुट्ठी बंद की, और उसी पाल उसने अपना मन पूरी तरह पक्का कर लिया। रायजादा हाउस के मेन गेट पर जैसे हाई कॉन्वॉय रेडी हुआ, माहौल ही बदल गया। सबसे आगे पायलट का, उसके पीछे 4 to 5 ब्लैक एसयूवीएस और बीच में अर्नव की कार। अर्नव अपनी मां, नैनाजी, के साथ बैक सीट पर था। दोनों के चेहरे पर शांति थी, लेकिन अंदर एक नया दौर शुरू होने का एहसास। जैसे हाई नॉमिनेशन ऑफिस के बाहर कॉन्वॉय रुका, वहां खड़े लोग, पार्टी वर्कर्स और मीडिया सब एक पाल के लिए चुप हो गए। पहली कार से ब्लैक सूट में बॉडीगार्ड्स उतारे, डिसिप्लिन्ड, अलर्ट, एकदम प्रोफेशनल। उन्होंने तुरंत सराउंडिंग सिक्योर कर ली। बीच वाली कार का एक तरफ का गेट खुला। नैनाजी धीरे से बाहर आए। उन्होंने सिंपल लेकिन एलिगेंट सिल्क साड़ी पहनी थी, हल्का सा ट्रेडिशनल ज्वेलरी, मांग में सिंदूर, उनकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही गरिमा थी। उन्हें देखकर लोग अपने आप साइड हो गए। उनके चेहरे पर मां का प्यार भी था और एक राजनीतिक परिवार की शान भी। फिर दूसरी तरफ का गेट खुला और अर्नव बाहर आया। ब्लैक टेलर्ड सूट, डार्क सनग्लासेस, कॉन्फिडेंट पोस्चर, उसका एक एक कदम टसन से भरा हुआ था। उसने धीरे से अपने कोट को सेट किया और एक नज़र पूरे माहौल पर डाली। उसकी आंखें शांत थी, लेकिन अंदर डिटर्मिनेशन जल रहा था। मीडिया के कैमरास एक साथ फ्लैश करने लगे। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, यही है प्रतापी का बेटा, बिल्कुल उनकी तरह पर्सनैलिटी है।
अर्णव ने एक पाल के लिए अपनी मां की तरफ देखा। नैनाजी ने बस हल्का सा सिर हिलाकर हिम्मत दी और फिर मां बेटे दोनों सीधा नॉमिनेशन ऑफिस की तरफ बढ़ गए। ऑफिस के बाहर मीडिया का जैसे समुंदर हो पड़ा था। रिवॉल्विंग लाइट, हर तरफ कैमरा की चमक, मिक पर चैनल के लोगोस और रिपोर्टर्स की तेज आवाजें, सब सिर्फ एक नाम चिल्ला रहे, द अर्णव। अर्णव। आज तक अर्णव ने खुद को मीडिया और पब्लिक ग्लेयर से हमेशा दूर रखा था। लोग जानते थे कि वो प्रतापी का बड़ा बेटा है, पर उससे असली में देखा बहुत कम लोगों ने था। उसकी पर्सनैलिटी एक मिस्ट्री थी, बिजनेस वर्ल्ड का साइलेंट पावर, जो हमेशा पर्दे के पीछे से सब कंट्रोल करता था। इसीलिए आज सबकी बेचैनी अलग लेवल पर थी। सिर एक स्टेटमेंट दीजिए। अर्णव जी, क्या आप इलेक्शन कैंपेन ज्वाइन कर रहे हैं? प्रतापी की तबीयत पर क्या कहेंगे? रिपोर्टर्स एक दूसरे को पुश करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हर कोई चाहता था कि उसके चैनल पर अर्णव की पहली एक्सक्लूसिव झलक आए। टीआरपी का सवाल था और अर्णव एक हेडलाइन बन चुका था। एक पाल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। फिर शोर और भी बढ़ गया। अर्णव सिर इधर देखिए। सिर एक फोटो प्लीज। अर्णव ने बस हल्का सा अपना चश्मा नीचे करके एक तीखी नजर भीड़ पर डाली, बिना कुछ कहे। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस भी था और वार्निंग भी। वो बिना रुक के सीधा अंदर की तरफ बढ़ गया। मीडिया को बस उसकी एक झलक मिली, पर वही एक झलक कल सुबह के हेडलाइंस बनने वाली थी। मिस्टीरियस एयर फाइनली अपीयर्स। प्रतापी के बेटे अर्णव का पॉलिटिकल एंट्री। नॉमिनेशन ऑफिस के अंदर का माहौल भी बाहर की तरह ही गर्म था, लेकिन यहाँ कैमरास कम और नजरें ज्यादा थी। नैनाजी सीधी, शांत और डिग्निफाइड चाल से आगे बढ़ रही थी। अर्णव उनके बिल्कुल साथ, ब्लैक सूट में, एक्सप्रेशन हमेशा की तरह अनरीडेबल। फॉर्म भरने की फॉर्मेलिटीज शुरू हुई। ऑफिसर ने डॉक्यूमेंट्स चेक किए। साइन हियर, मिस्टर अर्णव प्रताप सिंह। रूम में एक पाल के लिए पूरा सन्नाटा छा गया। अर्णव ने पेन उठाया। उसकी उंगलियों का स्ट्रॉन्ग ग्रिप, आंखों में वही ठहराव, जैसे सिर्फ कागज पर साइन नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के नए चैप्टर पर मोहर लगा रहा हो। जब उसने फाइनल सिग्नेचर किया, ऑफिसर ने फाइल बैंड करते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका नॉमिनेशन ऑफिशियली एक्सेप्ट हो गया है। नैनाजी की आंखों में आंसुओं की हल्की सी चमक आ गई, सुकून के आंसू। इतने दिनों की चिंता, टेंशन, सब जैसे एक पाल में हल्का हो गया। वहां मौजूद पार्टी के लोग तुरंत आगे बढ़े, बधाई हो नैनाजी। बहुत सही फैसला लिया आपने। ए फ्लैट इलेक्शन हमारी जेब में है। सब नैनाजी को मुबारकबाद दे रहे थे, क्योंकि सच ये था, अर्णव का ऑरा ही इतना पावरफुल था कि कोई उसके पास आने की हिम्मत ही नहीं करता था। उसकी खामोशी ही लोगों को दूर रखने के लिए काफी थी। जो लोग उससे पहली बार सामने देख रहे थे, उनके चेहरे पर क्लियरली लिखा था, ये आदमी अलग है। ना अननेसेसरी स्माइल, ना फेक ग्रीटिंग्स, बस हल्का सा रिस्पेक्टफुल नोड। नैनाजी ने धीरे से अर्णव की तरफ देखा। बेटा, आज तुमने सिर्फ फॉर्म नहीं भरा, अपने पापा का सपना संभाला है। अर्णव ने बस उनकी तरफ देखा। एक सेकंड के लिए उसका सख्त चेहरा हल्का सा पिघला। मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, माँ। बाहर मीडिया अभी भी इंतजार कर रही थी। अंदर पॉलिटिकल हवा बदल चुकी थी। दूसरी तरफ सूर्यास्त सुबह जब राजीव जी घर से निकले थे, तब उन्होंने जाते जाते सबको एक खबर दी थी, इस बार इलेक्शन में बड़े साहब की जगह अर्णव बाबा खड़े होंगे। ये सुनते ही घर के माहौल में एक अलग सी हलचल हो गई थी। सुशीला जी जो मंदिर के सामने दिया जला रही थी, उनका हाथ एक पाल के लिए रुक गया। सच? उन्होंने पलट कर पूछा। राजीव जी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। बस फिर क्या था? सुशीला जी के चेहरे पर सुकून और खुशी दोनों साफ दिखने लगे। वो अर्णव को ना जानती थी, ना कभी सामने से देखा था, लेकिन उनके लिए बस इतना ही काफी था, वो प्रतापी का बेटा है। और सबसे बड़ी बात, उसने प्रतापी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। सुशीला जी के दिल में प्रतापी के लिए हमेशा इज्जत और कृतज्ञता रही थी। उन्होंने कितनी बार उनके लिए खड़े होकर सबका साथ दिया था, ये वो कभी भूल नहीं सकती थी। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर भगवान के सामने प्रार्थना की, हे प्रभु, जिसने अपने पिता का फर्ज संभाला है, उसका साथ देना, उसकी राह आसान करना। उनकी आंखों में एक माँ जैसी दुआ थी। खुशी और रिद्धि भी पास ही खड़ी थी। खुशी ने धीरे से पूछा, माँ, आप इतनी खुश क्यों हो? सुशीला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब कोई बेटा अपने पिता का बोझ अपने कंधों पर ले लेता है ना, तो समझ लो वो सिर्फ बेटा नहीं, सहारा बन गया।
उन्होंने आरती की थाली उठाई और मन ही मन अर्णव के लिए भी एक दिया जलाया। उन्हें अर्णव का चेहरा नहीं पता था, पर आज उनके दिल में उसके लिए इज्जत जरूर जग चुकी थी। दोपहर का वक्त था। रिद्धि ने बस टाइम पास के लिए टीवी ऑन किया, पर स्क्रीन पर जो फ्लैश हो रहा था उसने घर का माहौल ही बदल दिया। ब्रेकिंग न्यूज, मिस्टर अर्णव रायजादा बिकम्स ऑफिशियल नॉमिनी फ्रॉम प्रताप ईस पार्टी। हर चैनल पर वही फुटेज, वही नाम, वही तस्वीर। अरे माँ जल्दी आओ, रिद्धि जोर से चिल्लाए। किचन में सुशीला जी सब्जी में तड़का लगा रही थी। उन्होंने गैस हल्की की और पल्लू संभालते हुए बाहर आए। कौन सी न्यूज है? जैसे ही उन्होंने स्क्रीन पर नाम देखा, अर्णव रायजादा, उनके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। भगवान ने सन ली, वो धीरे से बोली। तब तक खुशी भी किचन में काम कर रही थी। उसने भी टीवी की आवाज सुनी। मिस्टर अर्णव रायजादा नाम सुनते ही उसके हाथ एक पाल के लिए रुक गए। दिल में एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे ये नाम उसने पहले भी कहीं महसूस किया हो। उसने बिना वजह अपनी धड़कन तेज होती महसूस की। पता नहीं क्यों, उसने मन ही मन सोचा। वो धीरे से बाहर आए। तभी टीवी पर लिव फुटेज चलने लगा। नॉमिनेशन ऑफिस के बाहर का सीन, कैमरास की चमक, भीड़ का शोर, और फिर ब्लैक कार का दूर खुला। अर्णव रायजादा बाहर निकला। ब्लैक सूट, कॉन्फिडेंट चाल, डार्क शेड्स, और चेहरे पर वो सख्त, कंट्रोल भरा एक्सप्रेशन। रूम में कुछ सेकंड्स के लिए सन्नाटा छा गया। रिद्धि ने धीरे से कहा, यह हाय है अर्णव बाबा? सुशीला जी ने हाँ में सिर हिलाया। खुशी की नजर स्क्रीन पर जम गई। उससे पता नहीं क्यों लगा जैसे वक्त धीरे हो गया हो। कैमरा ने जब अर्णव के चेहरे पर क्लोजअप लिया, उसकी तीखी आंखें, स्ट्रॉन्ग जॉलाइन, और वो खामोश टशन, खुशी का दिल जोर से धड़का। ये इतना अलग क्यों लग रहा है? उससे समझ नहीं आ, ना कभी मिली थी, फिर भी जैसे उसकी जिंदगी के किसी कोने में ये नाम पहले से लिखा हो। टीवी पर रिपोर्टर चिल्लाया, ये है एमआर अर्णव रायजादा, मिस्टीरियस हेयर हु हैज फाइनली स्टेप्ड इनटू पॉलिटिक्स। खुशी ने बिना पलक झपकाए स्क्रीन देखा। टीवी पर अर्णव का क्लोजअप आते ही सुशीला जी के चेहरे पर एक माँ जैसी नरम मुस्कान आ गई। उन्होंने तुरंत अपने हाथ से उसकी बालाएं ली और स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोली, कितना प्यारा है। देवी मैया इससे हर बुरी नजर से बचाए। उनकी आवाज में सच्ची दुआ थी, जैसे वो उस बचपन से जानती हो। रिद्धि तुरंत उछाल कर बोली, प्यारा नहीं माँ, हैंडसम बोलो, हैंडसम। स्मर्क वो टीवी के और पास जाकर खड़ी हो गई। देखो ना माँ, क्या पर्सनैलिटी है। सूट में तो बिल्कुल हीरो लग रहा है, और वो एटीट्यूड, उफ। रिद्धि तो बड़ा चढ़ा कर अर्णव की तारीफ करने लगी। प्योर लीडर वाइब्स आ रही है, और आंखें देखी आपने, बिल्कुल इंटेंस। सुशीला जी हल्का सा मुस्कुराए, बस नजर ना लग जाए। पर खुशी बिल्कुल अलग दुनिया में थी। उससे ना रिद्धि की बातें सुनाई दे रही थी, ना माँ की दुआ। उसकी नजर सिर्फ स्क्रीन पर थी, सिर्फ अर्णव पर। कैमरा ने जब फिर से उसकी आंखों पर जूम किया, गहरी, ठहरी हुई, कुछ छुपा हुआ सा दर्द, और साथ ही एक अजीब सी सख्ती। खुशी को लगा जैसे वो आंखें सीधा उससे देख रही हो। उसका गला हल्का सा सूख गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। ये कैसे देख रहा है? उसने धीरे से मन में कहा। उससे समझ नहीं आ रहा था क्यों उसकी सांसें भरी हो रही है, जैसे वो आंखें कुछ कहना चाहती हो, या जैसे उनमें कोई कहानी छुपी हो जो सिर्फ वो समझ सकती हो। रिद्धि ने उसके कंधे को हिला दिया, अरे खुशी, कहाँ खो गई? पर खुशी को होश ही नहीं था। वो बस अर्णव की आंखों में खो गई थी। नॉमिनेशन ऑफिस के दरवाजे खुले। सबको लग रहा था नैनाजी कैंडिडेट होंगी, लेकिन जैसे हाई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ, कैंडिडेट मिस्टर अर्णव प्रताप सिंह रायजादा, पूरा माहौल एक सेकंड के लिए जम गया। मीडिया के कैमराज एक साथ अर्णव की तरफ मुड़ गए। ब्लैक सूट में सीधा खड़ा, आंखों में ठंडी लेकिन डेंजरस कॉन्फिडेंस। नैनाजी उसके साइड में थी, उनके चेहरे पर गर्व साफ दिख रहा था। तभी ऑपोजिट पार्टी का नेता हंसकर बोला, बिजनेस संभालना और राजनीति चलाना अलग बात होती है, मिस्टर अर्णव। भीड़ में हल्की सी हंसी गूंजी। अर्णव धीरे से उसके पास गया, इतना पास कि सिर्फ मीडिया MICS हाई आवाज कैप्चर कर सके। उसने बिल्कुल शांत टोन में कहा, बिजनेस में मेन लॉस बर्दाश्त नहीं करता, और राजनीति में बेवकूफी। उसकी आंखें सीधा उस नेता की आंखों में थी। कोई चिल्लाना नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक कोल्ड वार्निंग। ऑपोजिशन नेता का चेहरा उतर गया। वो तुरंत साइड हो गया।
मीडिया रिपोर्टर्स विस्पर करने लगे, यह अनएक्सपेक्टेड मूव है। रायजादा परिवार ने लास्ट मोमेंट पे गेम पलट दिया। अर्नव रायजादा, यंग, पावरफुल और अनप्रिडिक्टेबल। नैनाजी ने धीरे से कहा, आज से ये सिर्फ मेरा बेटा नहीं, लोगों की आवाज है। अर्नव ने कैमरा की तरफ देखकर बस एक लाइन बोली, मेन वादे नहीं करता, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। फ्लैशलाइट्स चमकती रही। ऑपोजिशन कैंप में ऑलरेडी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जा चुकी थी। नैनाजी और अर्नव सीधा हॉस्पिटल पहुंचे। आईसीयू के बाहर एंटीसेप्टिक की तेज खुशबू, मशीन्स की हल्की हल्की बीप, माहौल ही टेंशन से भरा हुआ था। अर्नव ने डॉक्टर से प्रतापी की कंडीशन की डिटेल अपडेट ली। डॉक्टर ने बताया, कंडीशन स्टेबल है, लेकिन अभी 24 घंटे क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। ये सुनते ही नैनाजी ने हल्की सी सांस ली, जैसे उनके सीने का बोझ थोड़ा हल्का हुआ हो। अर्नव ने उन्हें सपोर्ट देते हुए वेटिंग एरिया में बिठाया। खुद भी उनके पास हाई चेयर के हिच इंच कर बैठ गया, लेकिन उसका चेहरा अब भी सीरियस था। तभी वीर और राजीव जी वहां आए। दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वीर ने आगे बढ़कर कहा, बड़ाई हो माँ, सब बिल्कुल सही से हो गया। नॉमिनेशन स्मूथली फाइल हो गया। नैनाजी ने भी संतुष्टि के साथ कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मीडिया ने सवाल जरूर किए, पर अर्नव ने सब हैंडल कर लिया। ऑपोजिशन को भी जवाब मिल गया। उनकी बात सुनते ही राजीव जी की आंखों में चमक आ गई। सच में कोई रुकावट नहीं आई? अर्नव ने धीरे से कहा, सब कंट्रोल में था, आप टेंशन मत लीजिए। वीर हल्का सा हंसा, अर्नव भाई के होते हुए प्रॉब्लम? इम्पॉसिबल। लेकिन अर्नव का फोकस फिर से आईसीयू के ग्लास दूर पर चला गया। उसकी आंखों में एक ही बात थी, इलेक्शन, मीडिया, पॉलिटिक्स सब बाद में, सबसे पहले प्रतापी। राजीव जी ने अर्नव के कंधे पर हाथ रखा, ए फ्लैट सब ठीक होगा। प्रतापी को भी जब पता चलेगा कि नॉमिनेशन फाइल हो गया, उन्हें हिम्मत मिलेगी। नैनाजी ने हाथ जोड़कर चुपचाप प्रार्थना की, बस भगवान, अब सब संभाल लेना। और आईसीयू के अंदर मशीन की स्टेडी बीप जैसे गुप्ता हाउस के कमरे में खुशी अपनी फाइल्स खोल कर बैठी थी, पर आज हर लाइन, हर शब्द उससे धुंधला सा लग रहा था। उसका पेन हाथ में था, पर ध्यान कहीं और। दिल बर बर वही तस्वीर बना रहा था, अर्नव की गहरी, तीखी आंखें, जो सीधा उसके दिल में उतर जाती थी। खुशी ने झट से सिर हिला दिया। पागल हो गई हो क्या खुशी, काम पे ध्यान दो, उसने खुद को डांटा। पर जितना वो खुद को समझाती, उतना ही अर्नव की आंखों का वो पाल याद आ जाता, जब उसने चुपचाप उससे देखा था, जैसे बिना कुछ कहे सब कह दिया हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा। बेचैनी इतनी बढ़ गई कि वो अचानक उठ खड़ी हुई। बस, ए फ्लैट और नहीं। वो सीधा किचन में चली गई। गैस जलाया, कढ़ाई रखी और बिना सोचे समझे मैदा घोलने लगी। जब भी खुशी कंफ्यूज होती थी या दिल में तूफान होता था, वो जलेबी बनाती थी। मीठी चीज शायद दिल की उलझन कम कर देती थी। गरम तेल में जब उसने पहली जलेबी डाली तो उसकी खुशबू पूरे किचन में फैल गई, पर उसका मन फिर भी शांत नहीं हुआ। वो धीरे से बड़बड़ाई, हे देवी मैया, मुझे क्या हो गया है? मैं क्या क्या सोच रही हूँ? उनकी आंखें क्यों बार बार याद आ रही है? उसने अपने गालों को हाथ से छुआ, हल्का सा लाल हो चुका था। ये सिर्फ एहसास है या कुछ और? तेल में जलेबी सुनहरी हो रही थी, पर खुशी का दिल और भी ज्यादा पिघल रहा था। शाम का वक्त था। हॉल में सुशीला जी और रिद्धि बैठी हुई थी। रिद्धि अपने फोन में बीटीएस का रील दिखा रही थी और बोल रही थी, माँ देखो ना टेहंग का नया लुक, उफ क्या बंदा है। सुशीला जी हंस पड़ी, तुम्हारी जनरेशन बस इन्हीं लड़कों पे फिदा रहती है। तभी किचन से खुशबू आए। खुशी ट्रे में चाय और गर्मा गर्म पकोड़े लेके हॉल में आए। उसने सिंपल सा सूट पहना था, बाल लूसली बंधे हुए और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। लो माँ, चाय। रिद्धि तुरंत खुश हो गई, वाह डी, पकोड़े भी, आज तो मौसम रोमांटिक हो गया। सुशीला जी ने प्यार से कहा, खुशी बेटा, तुम ना घर की जान हो। तीनों बैठकर चाय पीने लगे। तभी रिद्धि ने मिस्चीवस टोन में बोला, वैसे माँ, आज अर्नव जी क्या लग रहे थे ना? खुशी का हाथ एक सेकंड को रुक गया। सुशीला जी ने कैजुअल टोन में कहा, हाँ, अर्नव बहुत शरीफ और समझदार लड़का है। रिद्धि एक्साइटमेंट में आ गई, शरीफ तो होगा ही, पर माँ आपने देखा है उससे? बिल्कुल मेरे टेहन जैसा हैंडसम। खुशी ने तुरंत आंखों से रिद्धि को चुप रहने का सिग्नल दिया। पर रिद्धि कहाँ रुकने वाली थी। डी सच में, इतना टॉल, ब्लैक शर्ट में, यूएफएफ फुल सीईओ वाइब्स।
अगर बीटीएस इंडिया आता ना तो टेहंग को कंपटीशन मिल जाता। सुशीला जी हंस पड़ी। तुम दोनों भी ना। खुशी ने कैजुअल बनने की कोशिश की, बस ठीक हाय टू है। रिद्धि ने टीजिंग स्माइल दी, बस ठीक ही। डी आपने तो उन्हें प्रॉपर्ली देखा भी नहीं, जब वो आज आए ना सब उन्हें ही देख रहे थे। खुशी ने चाय का कप लिप्स तक ले जाते हुए चुप रहना बेहतर समझा, पर दिल में हल्का सा अजीब सा एहसास था। रात का वक्त था। हॉल की बातें खत्म हो चुकी थी। सुशीला जी अपने कमरे में चली गई थी, रिद्धि भी हेडफोन्स लगाकर अपनी दुनिया में बिजी हो गई। पर खुशी अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। उससे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके अंदर क्या चल रहा है। ये क्या हो रहा है मुझे, वो खुद से ही पूछ रही थी। आज से पहले कभी किसी अनजान लड़के के बारे में उसने इतना नहीं सोचा था। पर आज, और सबसे ज्यादा, उसकी आंखें। वो आंखें जैसे सीधा उससे देख रही थी, बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह रही थी। खुशी ने आंखें बैंड की, पर गलती से और क्लियर इमेज दिखने लगी। ब्लैक शर्ट, फोल्डेड स्लीव्स, काम सा कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन। उसने झट से आंखें खोल दी। नहीं, ये ठीक नहीं है। वो अपने बेड पर बैठ गई। दिल थोड़ा फास्ट धड़क रहा था। मैं क्यों सोच रही हूँ उनके बारे में। खुशी ने अपने दिल पर हाथ रखा। ये फीलिंग नई है। ना ये क्रश जैसी लग रही थी, ना सिर्फ क्यूरियोसिटी, ये कुछ और था। उससे लग रहा था जैसे उसकी दुनिया में कोई हल्की सी हलचल हो गई हो। सबसे अजीब बात ये थी, वो उनकी पर्सनैलिटी से ज्यादा उनकी आंखों में अटक गई थी। वो आंखें, जैसे उन्होंने उससे देखा नहीं, समझा हो। और शायद इसी बात ने उसका दिल हिला दिया था। खुशी ने धीरे से खिड़की से बाहर देखा। हॉस्पिटल के स्टेराइल कॉरिडोर में खामोशी चिपकी हुई थी। मशीन्स की बीप बीप के बीच अर्णव खिड़की के पास खड़ा था। आंखों में नींद नहीं, सिर्फ फैसला था। सब कुछ खत्म हो चुका था। लंदन, उसका एम्पायर, उसका अंडरवर्ल्ड नेटवर्क, उसका सालों का बनाया हुआ नाम। और आज वो सब पीछे छोड़ने का वक्त आ गया था। अर्णव ने अपना फोन निकाला। स्क्रीन पे एक नाम फ्लैश हुआ, अभिमान। कॉल कनेक्ट होते ही दूसरी तरफ से गहरी आवाज आई, बॉस। अभिमान, लंदन का सारा लीगल बिजनेस और माफिया ऑपरेशंस, सब कुछ विक्रम को हैंडओवर कर दो। 2 सेकंड की खामोशी। सर, अभिमान ऑलमोस्ट शॉक में था। आप सीरियस हो? मैं मजाक नहीं करता, अर्णव ने सीधा जवाब दिया। विक्रम मेरा राइट हैंड है, सबसे ज्यादा भरोसेमंद। जो मैंने खड़ा किया है वो संभाल लेगा। अभिमान समझ गया, ये टेम्पररी डिसीजन नहीं है। सर, मतलब आप? मेन इंडिया में रुक रहा हूं। अर्णव की नजर आईसीयू के ग्लास दूर पर टिक गई। यहाँ बहुत कुछ है जो मुझे खुद हैंडल करना है। पॉलिटिकल प्रेशर, फैमिली, और जो गेम शुरू हुआ है ना, उससे खत्म भी मैं ही करूंगा। फोन के दूसरी तरफ से गहरी सांस की आवाज आए। फिर मुझे क्या करना है, बॉस? तुम अपनी पूरी टीम के साथ तुरंत इंडिया आओ। अर्णव की आवाज अब और ठंडी हो गई। मुझे यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सेटअप चाहिए। सर्वेलेंस, लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी ग्रिड, सब जीरो से बिल्ड करना पड़ेगा। और यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं है। अंडरस्टूड, अभिमान, अर्णव ने थोड़ा रुक कर कहा। लंदन में जो भी पेंडिंग मैटर्स है, 48 आवर्स में क्लियर करो। कोई लूज एंड नहीं रहना चाहिए। विक्रम हैंडल कर लेगा, बॉस। अर्णव के होंठों पर हल्का सा ठंडा सा स्मर्क आया। इसीलिए तो उससे चूज किया है। कॉल कट हो गया। अर्णव ने फोन धीरे से नीचे किया। ये बस बिजनेस का शिफ्ट नहीं था, ये उसकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन चेंज था। ए फ्लैट लंदन का माफिया किंग इंडिया की मिट्टी में अपना नया एम्पायर खड़ा करेगा। और इस बार ये सिर्फ पावर के लिए नहीं होगा, ये पर्सनल होगा। दूर आईसीयू के अंदर हल्की सी मूवमेंट हुई और अर्णव की आंखों में पहली बार एक नर्म सी चमक आई। सुबह की हल्की धूप हॉस्पिटल के रूम के सफेद पर्दों से छन कर अंदर आ रही थी। सब कुछ शांत था। सिर्फ मॉनिटर की हल्की सी बीप बीप चल रही थी। बेड पर लेते प्रतापी की उंगली हल्की सी हिली। नैनाजी जो रात भर उनके पास बैठी थी, तुरंत सीधी हो गई। प्रतापी, उनकी आवाज हल्की सी कांप गई। धीरे धीरे प्रतापी की पलकें झांपी, फिर आंखें आधी खुली। उनकी नजर पहले धुंधली थी, फिर सामने बैठी नैनाजी पर टिक गई। नैना, उन्होंने बहुत मुश्किल से कहा। नैनाजी की आंखों में आंसू आ गए, पर उन्होंने तुरंत अपने आप को संभाला। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद उन्होंने हल्का सा झुककर धीरे से कहा, प्रतापी, एक जरूरी बात है।
प्रतापी ने कमजोर सी नजर उठाई। इस बार इलेक्शन। नैनाजी की आवाज में अब एक नई हिम्मत थी। अर्णव लड़ेगा। एक पाल के लिए रूम में खामोशी छा गई। दूर खड़ा अर्णव चुपचाप सब देख रहा था। प्रतापी की नजर धीरे से यूएस पर गई। वही कद, वही तेवर, पर आज आंखों में कुछ और था, जिम्मेदारी। उनकी आंखों में हल्की सी चमक आई, होठों पर कमजोर सी मुस्कान उभरी। अर्णव आगे बढ़ा। पहली बार उसका अंदाज बिल्कुल अलग था, ना माफिया किंग वाला एटीट्यूड, ना बिजनेस टाइकून वाली ठंडक, बस एक बेटा। पापा, उसने हल्की आवाज में कहा। प्रतापी ने बहुत मुश्किल से अपना हाथ उठाया। अर्णव तुरंत झुक गया। उनका कमजोर सा हाथ अर्णव के सिर पर आ टिक गया। वो स्पर्श हल्का था, पर उसमें सालों का प्यार, गर्व और आशीर्वाद था। प्रतापी की आंखों में आंसू आ गए। गर्व है, उन्होंने टूटती सी आवाज में कहा। अर्णव की जॉ टाइट हो गई, पर उसने अपनी आंखों की नमी छुपा ली। नैनाजी साइड में खड़ी सब देख रही थी। उनके लिए ये पाल सबसे बड़ा सुकून था। उनके पति का सपना, उनके बेटे के हाथों में। तभी डॉक्टर अंदर आए। प्लीज, पेशेंट को ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस मत दीजिए, डॉक्टर ने सॉफ्टली कहा। अभी इन्हें रेस्ट की जरूरत है। रिकवरी के लिए काम एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है। नैनाजी ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। अर्णव ने धीरे से प्रतापी का हाथ पकड़कर कहा, आप बस ठीक हो जाइए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। प्रतापी ने आंखों से ही जवाब दिया। फिर डॉक्टर के कहने पर सब धीरे धीरे रूम से बाहर निकल गए। दूर बैंड होते हाई कॉरिडोर में फिर वही खामोशी थी, पर आज यूएस खामोशी में एक नया कॉन्फिडेंस था। गुप्ता परिवार का वारिस अब सिर्फ नाम का नहीं था। ए फ्लैट वो जिम्मेदारी भी उठाएगा। और इस बार ये सिर्फ इलेक्शन नहीं होगा, ये उसके पिता के सपने की लड़ाई होगी। राजीव जी को जैसे ही पता चला कि प्रतापी को होश आ गया है और उनकी तबीयत अब स्टेबल है, उनकी आंखों में सुकून सा आ गया। इतने दिन से जो चिंता उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी, आज जैसे सब हल्का हो गया। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर देवी मैया का शुक्रिया अदा किया। हे देवी मैया, आपने मेरी लाज रख ली, सब ठीक कर दिया। उनकी आवाज में सच्ची कृतज्ञता थी। फिर बिना देरी किए उन्होंने सुशीला जी को फोन मिलाया। कॉल उठते हाय उन्होंने खुशी भरी आवाज में कहा, सुशीला जी, अच्छी खबर है। प्रतापी को होश आ गया है। डॉक्टर ने कहा है अब सब कंट्रोल में है। आज सब ठीक है। दूसरी तरफ से एक पाल के लिए खामोशी छा गई। फिर हल्का सा रो देने की आवाज। इतने दिन का डर और टेंशन जैसे एक ही पाल में निकल गया हो। राजीव जी ने फिर धीरे से कहा, ए फ्लैट चिंता मत कीजिए, सब भगवान की कृपा से ठीक हो जाएगा। आज पहली बार सबके दिल में उम्मीद फिर से जग उठी थी। पुष्पनकाल सुशीला जी ने जैसे ही फोन रखा, उनकी आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। उन्होंने तुरंत खुशी और रिधि को बुलाया। प्रतापी को होश आ गया है, अब सब ठीक है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनते ही खुशी ने सीधा माँ को गले लगा लिया। सच, माँ? उसकी आवाज भर आई थी। रिधि ने भी हाथ जोड़कर ऊपर देखा। थैंक यू भगवान, इतने दिनों का डर, टेंशन, बेचैनी, सब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। घर में फिर से रोशनी सी आ गई थी। ए फ्लैट सब धीरे धीरे अपने रूटीन में लौटने लगा था। पर इस सुकून के बीच एक नई हलचल शुरू हो चुकी थी। पूरी जनता तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि इस बार प्रतापी के बड़े बेटे अर्णव सिंह रायजादा इलेक्शन लड़ रहे हैं। शहर में चर्चा का सिर्फ एक ही नाम था, अर्णव। लोग एक्साइटेड द न्यूज़ देखने के लिए। कैसे वो पार्टी का काम संभलता है, कैसे सबसे मिलता है, और सबसे ज्यादा क्या वो अपने पिता की तरह लोगों के दिल जीत पाएगा। पार्टी ऑफिस के बाहर भीड़ बढ़ने लगी थी। यूथ स्पेशली उसके स्टाइल और कॉन्फिडेंस के दीवाने हो रहे थे। ब्लैक सूट में सीरियस एक्सप्रेशन के साथ जब अर्णव मीटिंग रूम में एंटर करता, तो सबकी नजरें बस यूएस पर टिक जाती। उसका बात करने का तरीका सीधा, स्ट्रांग और बिना डरे सबको इम्प्रेस कर रहा था। राजनीति के मैदान में अब एक नया चेहरा था, और शहर को इंतजार था देखने का, क्या अर्णव सिर्फ प्रतापी का बेटा है या अपनी अलग पहचान बनाने आया है। दूसरे ही दिन सुबह एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट लैंड हुआ। उसमें से उतर कर सीधा, कॉन्फिडेंट कदमों से चलने वाला एक शख्स, अभिमान। उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन था, साथ में उसकी भरोसेमंद टीम। इंडिया पहुंचते हाई उसने एक पाल भी वेस्ट नहीं किया। सीधा हॉस्पिटल के कॉरिडोर में जैसे ही अर्णव ने उस आते देखा, दोनों की नजरें मिली। बिना ज्यादा लफ्जों के ही दोनों समझ गए सिचुएशन कितनी सेंसिटिव है।
प्रतापी कैसे है? अभिमान ने सीधा सवाल किया। अर्णव ने थोड़ी गहरी सांस ली। ए फ्लैट स्टेबल है, होश आ गया है, लेकिन हमें हर एंगल से केयरफुल रहना होगा। अभिमान ने सर हिला दिया। उसने तुरंत अपनी टीम को सिग्नल दिया और सारी सिक्योरिटी और पॉलिटिकल मूवमेंट का डिटेल्ड अपडेट अर्णव को दिया। ऑपोजिशन चुप नहीं बैठी है। कुछ लोग ग्राउंड लेवल पर अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैंने सब कंट्रोल में कर लिया है। अर्णव की आंखों में वही तीखी चमक आ गई। गुड। ए फ्लैट से सब कुछ और टाइट होगा। हॉस्पिटल, घर, पार्टी ऑफिस, सब जगह सिक्योरिटी डबल कर दो। किसी पर भी अंधा भरोसा मत करना। उसकी आवाज में अथॉरिटी थी। समझा मैं, अभिमान ने सीरियस टोन में कहा। फिर अर्णव थोड़ा पास आया और धीरे से बोला, ए फ्लैट सब तुम संभालो। मुझे इलेक्शन कैंपेन पर फोकस करना है, पर फैमिली की सेफ्टी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अभिमान ने सीधा जवाब दिया, जब तक मैं हूं, अंत तक कोई पहुंच भी नहीं सकता। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में दोनों के बीच एक साइलेंट प्रॉमिस था, पावर। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। दिल आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि मोटिवेशन है। दो दिल आपका सपोर्ट हाई हमें और ज्यादा प्यारी, इमोशनल और ड्रामेटिक स्टोरीज लाने की हिम्मत देता है। दिल से शुक्रिया हमारी छोटी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अभी तो कहानी बस